अच्छा, एक और मिथ भी है, जब हम नमाज़ पढ़े होते हैं मस्जिद में तो अक्सर लोग जो रुकू और सजदे में जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो कड़ाके से निकलते हैं लोगों के कुछ, ठीक है, और रूटीन में निकलते हैं। तो एक तासुर यही है कि जिसके घुटनों से या उसके टांगों से कोई कड़ाके निकल रहे हैं तो उसके घुटने ख़त्म हो गए हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? इसको क्रैप्टस कहते हैं, क्रैकलिंग साउंड होती हैं वो जब ऐसी है, जब दरवाजे के साथ वो पीछे पेज लगे होते हैं, उनमें अगर घिस जाए तो उनमें भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो उसके अंदर कार्टिलेज जब जोड़ के अंदर लॉस होती है तो उसमें से क्रैकलिंग साउंड ये आ सकती हैं। तो ये कहना कि उसकी स्टेज 4 आखिरी स्टेज होगी, ये बात सही नहीं है। हो सकती ऑफकोर्स क्रैप्टस अगर एक जोड़ में आ रहा है तो उसमें एक साइन हो सकता है कि आपने अलार्म होना है, आपने उसका डॉक्टर को चेक करवाना है, अपनी जो डाइट है उसको कंट्रोल करना है, प्रिकॉशन ऑप्ट करने हैं, वजन कंट्रोल में रखना है, तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। अलार्मिंग जरूर है, लेकिन ये समझना कि ये आखिरी स्टेज है तो ये बात सही नहीं है। लेकिन वो कोई मसला है, हो सकता है, ये यस बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और साथ में कुछ लोगों को, जैसे मुझे भी पहले आदत थी तो मैं ये ऐसे कड़ाके से निकालता था हाथ से, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ है या फिर ये भी कोई मसले वाली चीज़ है कि कड़ाके निकालना और इसके साथ कुछ हमारे जोड़ डिस्टर्ब हो सकते हैं? नहीं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर वो ट्रिगर कर रही है फिंगर आपकी, अच्छा, आपकी फिंगर अड़ रही है जिसको कहते हैं, अच्छा, तो वो अगर ट्रिगर कर रही है तो हो सकता है आपका जो पट्ठा आके यहाँ वो आगे झिल्ली के चक्कर में लगता है, टेंडन उसको कहते हैं, तो टीनोसाइनोवाइटिस ना हो गया हो तो उसको ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर फिंगर। तो इस बारे में आपने ट्रिगर फिगर है तो आपने परेशान होना है कि ये ट्रिगर फिगर क्यों हो रहा है। ट्रिगर फिगर से मुराद ये कि लोग कहते हैं हमारी फिंगर रुक गई है, उसको खुद धक्का दें तो आगे जाती वरना नहीं जाती। तो ये ट्रिगर फिंगर है या टीनोसाइनोवाइटिस है, लोग हाथ लगाएं तो दर्द से चीख उठते हैं, वो शुगर के मरीजों में हो सकता है, उसके और भी मुतअद्दिद वजूहात हैं। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आपने अलार्म ज़रूर होना है, लेकिन खाली जो आप कहते हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जैसे वो जमाई वगैरह लेते हैं या बाजू ऐसे फैलाते हैं तो कुछ कड़ाके वो भी निकलते हैं बॉडी के अंदर से, और कुछ लोग आपको जैसे कहते हैं ना गले मिल के और दबाते हैं तब भी कोई आपकी नेक साइड से कुछ कड़ाके से निकलते हैं, कुछ आवाज़ें आती हैं, तो बड़ा रिलैक्सिंग होता है ये जो एक्टिविटी करते हैं लोग और जो परफॉर्म करते हैं, जो परफॉर्म करवाते हैं, जिनके साथ हो रहा होता है या जो कर रहे होते हैं, इन दोनों शख्सियात के बारे में क्या ख्याल है आप? देखें, वो सबसे आम यह कि मसल समटाइम स्टिफ हो जाते हैं, क्रैम्प्स भी, तो उसकी वजह से, स्टिफनेस की वजह से वो रिलैक्स हो जाते हैं, कंट्रक्शन रिलैक्सेशन मैनूवर होता है। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपने ऐसा कोई झटका नहीं देना। मैं मिसाल के तौर पे आप देखता हूँ, ये जो आपके नेक के एरिया में जो वर्टिब्रास हैं, ये बड़ा सेंसिटिव होता है। यहाँ पे जो नाड़ों के गुच्छे चल रहे हैं वो आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पे मोरे स्लिप हुए, उसकी डेथ होगी पेशेंट की। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इतने झटके नहीं लगवाने। सिंपल अगर वो गले हक कर रहा है, गले मिल रहा है तो या आपके पट्टों में, तो दैट्स नॉट ए इशू। लेकिन उसके लिए फोर्सफुल जो है, जो रिपल्शन है या उसको अपने पास कंपेल करना है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मोरे डिस्प्लेस हो जाए। कुछ लोगों में हड्डियां वीक भी होती हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, कुछ लोग उम्र के साथ साथ हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार होते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। अब हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो 20-30 साल की उम्र में उनकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, ये एक अलहदा बात है, उसकी वजह क्या है बैकग्राउंड में, वो एक अलहदा बात है। लेकिन आपने एहतियात करनी है, उसको ज़ोरदार झटके वगैरह नहीं देने। सिंपल अगर मिल रहा है, दुआ सलाम जा रही है, तो दैट्स नॉट इशू। अच्छा, ये आजकल सोशल मीडिया पे भी एक ट्रीटमेंट चला हुआ है, वो हम थाईलैंड के या पता नहीं कहाँ पे, फिलिपीनीज़ वगैरह या इवन के दुबई वगैरह में, इवन के पाकिस्तान में भी वो चल रहा होता है। वो जिस्म के तमाम हड्डियों के कड़ाके निकाल के ना उनको रिलैक्स कर देते हैं। जी, वो आपकी बात सही है। देखिए, अंडरलाइंग अगर आपको कोई सीरियस मसला नहीं चल रहा तो ये जो आइस थेरापी होती है, पूल हीट थेरापीज होती हैं, थेरापीज होती हैं आपके मसल को रिलैक्स करने के लिए। दैट इज़ नॉट ए बिग डील। वो होता ही है कि मसल क्रैम्प्स होती हैं, मसल स्टिफनेस होती है। एक टर्म यूज़ करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, खवातीन में भी बहुत कॉमन है कि मेरा ये पट्टा दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ये जिस्म थका हुआ है, ये थका हुआ है, लेकिन अंडरलाइंग उसकी कोई और बुनियादी मेडिकल कंडीशन नहीं है। तो ये हम उसको डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन में फाइब्रोमाइल्जिया सादा अल्फाज में पट्टों की सोजिश को कह सकते हैं। ओके। तो अगर ये पट्टों की सोजिश है तो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि लोग मसाज करवाते हैं, पूल हीट थेरापीज होती हैं, लोग साइकिलिंग स्विमिंग करती हैं, पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं, सन बाथ लेते हैं, उससे आपके विटामिन डी दैट्स रिच सोर्स होता है। तो ये होता है ऑफ कोर्स, लेकिन डिपेंड ये है कि पीछे कोई मेडिकल कंडीशन ना हो। अगर किसी और बीमारी की वजह से ये मसले चल रहे हैं तो आप ये करवा भी लेंगे तो टेम्परेरी आपको इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म उसका सोल्यूशन नहीं है ये। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रोजन शोल्डर के भी बड़े मसाइल हैं आजकल, तो अगर किसी को ये फ्रोजन शोल्डर का मसला है, उसे घर बैठे इसका कोई इलाज कर सकता हो? फ्रोज़न शोल्डर जो आपका जो बिल्कुल जम जाता है, तो बुनियादी रीज़न इसमें काफ़ी सारी हैं, आर्थराइटिस भी है, शुगर भी, और भी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। देखें, सबसे अहम यह है कि अगर फ्रोज़न शोल्डर हो गया, अगर आपका सिंपल मसाज से, टकोर से, फिजियो से बेहतर नहीं हो रहा, अपने ट्रीटमेंट ओरल ले ली है, दवाइयाँ भी थोड़ी सी ले ली हैं आपने,
तो आपको इंजेक्ट करवा लेने चाहिए, अगर सिंगल जोड़ है तो सबसे बेस्ट है कि उस जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगा लें। लेकिन आपने अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपने उसको कंट्रोल करना है, दैट इज ट्रिगरिंग पॉइंट। अर्थराइटिस कंट्रोल नहीं है तो आपने उसको कंट्रोल करना है, अदरवाइज दूसरे आपके कंधे में भी हो जाएगा। तो इसमें भी बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी जिस रीज़न की वजह से ये मसला हो रहा है उसको हमने अक्सर लोग देते हैं डॉक्टर साहब साल में 4 दफ़ा हमारा जोड़ फ्रीज हो जाता है। बैकग्राउंड क्या है, शुगर चेक करवाइए डॉक्टर साहब, वो तो जो 3 महीने वाला टेस्ट है वो 10-12 तक हमारा आ रहा होता है। तो आपने शुगर कंट्रोल करवानी है, उसका वेट कंट्रोल करवाना है, बाकी चीज़ें जो चाह रही हैं उसको कंट्रोल करवाना है। और इसके अंडरलाइन में हो सकता है अगर रिकरेंट हो रहा है तो और अर्थराइटिस तो नहीं बॉडी में चल रहा है जिसकी वजह से उसको बार बार ये वाला बड़ा जोड़, और कुछ लोगों में जो जोड़े के सेट से रिलेटेड क्रिस्टल रिलेटेड आर्थोपैथी उसको कहते हैं, उसका मसला तो नहीं चल रहा। कुछ लोगों के साथ उम्र के साथ साथ जोड़ वीक हो जाता है कंधे का, पता चले जी वो तो जोड़ वीक हो रहा था, मरीज़ उसको फ्रोजन शोल्डर समझता रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी यही है कि तशखीस और बर वक्त इलाज वो बहुत अहम है। प्रॉब्लम के बाद तो इलाज ही होगा ना, लेकिन उससे पहले क्या हमने करना है? वो मैंने बताया कि आपको सिंपल अगर डायग्नोज्ड है फ्रोजन शोल्डर तो मसाज है, टकोर है, सिंपल फिजियो है और अद्वियात का इस्तेमाल। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आपने जोड़ में इंजेक्शन लगवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी जोड़ में दर्द होती है तो उसके लिए आपने उसको हमेशा हीट देनी है या फिर एक आइसिंग के साथ भी उसका मसला हल हो सकता है? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कहीं दर्द हो रही है तो उसमें हमने गर्माइश देनी है उसको या फिर ठंडी टकोर करनी है। उसमें सबसे आम सवाल है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। सबसे आम यह है कि जोड़ में दर्द हो क्यों रहा है। अच्छा, अब समय मिसाल मैं देता हूँ आपको। एक पेशेंट को हेपेटाइटिस है या थायराइड का मसला है या उसका कोई और डिजीज़ प्रोसेस चाह रहा है, तो आपने उसको कंट्रोल करना, ऑटोमेटिक जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। तो अगर सिंपल उसको आप जिसका जिक्र करें, मुझे लगे ट्रामा से रिलेटेड है या बंदा अगर वो ट्रामा रिलेटेड है, फ्रैक्चर रिलेटेड है, तो उसकी तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आपने रेस्ट करना है, आपने कोल्ड हीट में से कोई मसाज थेरापी कर सकते हैं, मेडिकेशन ले सकते हैं, वो जोड़ का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी किसी बीमारी की वजह से जॉइंट पेन हो रहे हैं, देखिए जो हेपेटाइटिस शुरू वाले होते हैं जिसमें जिगर मुकम्मल ख़त्म नहीं, उनकी सबसे बड़ी अलामत ये होते हैं थका थका जिस्म होता है, भूख नहीं लगती, मरीज़ कहते हैं जोड़ भी थोड़े दर्द कर रहे हैं। तो आपने जब तक वो डिजीज़ नहीं कंट्रोल करेंगे, डिजीज़ का इलाज नहीं करेंगे, ये चीज़ ठीक नहीं होनी आपकी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना वॉक करनी चाहिए, उससे आपकी बॉडी वैसे ही बेहतरीन फॉर्म में रहती है, आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है, आपका शुगर भी कंट्रोल रहता है, वैसे ही आप फ्रेश से लगते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो कभी बाज़ार चले गए हैं या ख़वातीन चली गई हैं तो उनकी या तो मतलब एड़ियों में दर्द शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा, या टांगों में दर्द शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वो तौबा कर लेंगे कि आज के बाद हमने वॉक करनी नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि उनकी वैसी कुछ जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं या फिर एक जो जूता होता है उसका एक बड़ा रोल है इस चीज़ के अंदर। जी, ये बहुत आम सवाल है। ये जो पेन्स हो रहे हैं ये देखना ये है कि तवीलुल मियाद है या कलीलुल मियाद है, और इसकी भी बैकग्राउंड में अब लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि उसको एड़ी का दर्द है, तो एड़ी के दर्द की भी मुतादिद वजूहात हो सकती हैं। क्योंकि जो पाँव का जोड़ है वो एक कम्प्लेक्स जोड़ है, पेचीदा जोड़ है, उसके अंदर पट्टे भी हैं, उसमें उज़लात भी हैं, झिल्लियाँ भी हैं, उसमें लिगामेंट का इस्तेमाल भी है, उसमें हड्डी भी आ रही है, तो फाइबर्स भी हैं। तो डिपेंड करता है कि उसकी बुनियादी वजह क्या है। अगर आपका इशारा कोई एड़ी के दर्द जो कि प्लांटर फिशियाटस से रिलेटेड जिसको पाँव के नीचे झिल्ली होती है उसकी वजह से, तो उसमें तो हमारे पास ऑप्शन है कि जूता वो पहने जिसकी एड़ी मोटी हो, नरम हो, और चलते बढ़ते एक सिलिकॉन का शू होता है, बना होता है, फुट आर्थोटिक्स टाइप होता है, वो आपने नीचे रखना है ताकि वेट बेयर करने वो साथ। और आइसिंग है रात को, रोल बाल का इस्तेमाल है, अगर बेहतर नहीं होता तो सॉफ्ट टिश्यू वहाँ पे इंजेक्शन भी लगाया जाता है। और सबसे बुनियादी चीज़ जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो रहा है प्लांटर फिशियाटस, वो ओवरवेट है, डांसिंग है, या कोई आप गेम्स कर रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड है, या अर्थराइटिस रिलेटेड है, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, तो आपने उस फैक्टर्स को भी मॉडिफाई करना है जिसकी वजह से वो चीज़ ट्रिगर हो रही है। डॉक्टर साहब, कई दफ़ा फ़ैशन बहुत आगे निकल जाता है तो हेल्थ उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं कि आप फ्लैट चप्पल के साथ वो ड्रेस नहीं पहन सकते। ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, उनको वो हील्स पहननी ही पहननी है, बेशक वो उनको टांगों में दर्द हो, उनके पाँव में प्रॉब्लम हो, उनको कोई ठंड लग रही हो, उन्होंने वो पहननी है। ये बताइए कि हील्स ख़वातीन के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है? देखें, अगर हील्स जो है उसमें आपकी जो हील वाला एरिया रेज हो जाता है, एक ख़वातीन उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, समझ गए मेरी बात, तो वो उसके लिए ट्रिगरिंग फैक्टर्स है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। अगर उसको अर्थराइटिस चल रहा है या उसका प्लांटर फिशियाटस होता है तो उसने मॉडिफाई करना है, अदरवाइज तो वो चल भी नहीं सकेगी। कुछ लोग क्या होता है सुबह उठते हैं डॉक्टर साहब पाँव भी ज़मीन पे नहीं रखा जाता, जब चलते फिरते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। तो आपने देखा कि प्लांटर फिशियाटस सबसे अहम ये है कि अगर सिंपल उसकी वेट कंट्रोल है, उसको कोई बीमारी नहीं है और साथ सारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी कंट्रोल हैं, तो हील पहनने में उसका प्रोफेशन उसने पहनना है।
लेकिन अगर उसको डिजीज़ प्रोसेस एक चल रहा है, अगर उसने फिर भी कहना है कि मैंने हील पहनना है, तो वो फिर तो ट्रिगर होगी, वो डिजीज़ ऑटोमेटिक से ट्रिगर होगी, तो कदम भी नहीं बढ़ सकेगी। तो उसको अपना जो प्रोफेशन है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे आम ये है कि उसको कोई डिजीज़ प्रोसेस है कि नहीं। अगर शी इज़ फाइन स्पेंडिंग नॉर्मल लाइफ, कोई कॉप मॉप नहीं है, कोई शुगर ब्लड प्रेशर, जब लिपिड प्रोफाइल नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, अर्थराइटिस नहीं है, तो नो नीड टू वरी, वो अपने लाइफ पैटर्न को कंटिन्यू रखे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हील पहनने की इजाज़त डॉक्टर साहब दे रहे हैं। जी जी जी।